ये जो अदृश्य जगत है, ये समय का एक भिन्न आयाम है। समय के भिन्न आयाम को अनुभव करना तभी संभव है जब हम अपने इंद्रियों के अनुभवों के प्रति अपनी जड़ता को, अपनी जो भ्रम की स्थिति है उसको हटा लें और अपने अनुभवों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, खुले बने रहें। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार तुम्हें लगेगा क्या ये अराजकतापूर्ण या मूर्खतापूर्ण तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हो सकती हैं जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो तुम्हें दिखाई ना दें। अभी ही यहां इतने लोग बैठे हैं, चंद लोग, लेकिन सबको एक ही जैसे रंग दिखाई दे रहे होंगे, इस बात पर शोध किया जा सकता है। सबको पीला वैसा ही पीला दिखाई दे रहा होगा जैसा किसी दूसरे को दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं। सबकी देखने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, परसेप्शन अलग हो सकता है। किसी को पीले में कुछ और ज़्यादा भी दिखाई दे सकता है, किसी को कम दिखाई दे सकता है। कभी कभी किसी को कुछ और भी रंग दिखाई दे सकते हैं जो यहाँ पर नहीं है। नहीं है का अर्थात जो हमारी सामान्य आँख से नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो फिर भी है। उसी देखने से, उसी देखने की क्षमता से लोगों के आभामंडल देखे गए, लोगों के ऊर्जा शरीर देखे गए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखी जा सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, पदार्थ और चैतन्य, उन दोनों के बीच यानी मैटर और कॉन्शियसनेस, उनके बीच जो रिश्ता है उसमें लगातार एक आदान प्रदान चल रहा होता है, एक लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। वो हमें सामान्य आँख से तो नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी किसी को दिखाई भी दे सकता है। पदार्थ अपने आप में पूरी तरह जड़ है या नहीं है, यह भी एक चिंतन का विषय है। अकल्ट साइंसेज में या जो गहरे तंत्र विज्ञान में काम करते हैं वो जानते हैं नथिंग इज एनिमेट एंड इनएनिमेट। सजीव और निर्जीव जैसा सचमुच में कुछ नहीं है, सब एक दूसरे का समन्वय है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत कुछ है जिसे निर्जीव कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो उसको सजीव भी बनाता है। एलिमेंट्स, तत्वों पर काम किया जाना, वो अपने आप में एक बड़ा रहस्य विज्ञान है। एक एलिमेंटल साइंस की बड़ी प्रसिद्ध विधा रही विक्का, विचक्राफ्ट। तो जो विक्का स्पेशलिस्ट होते हैं वो एलिमेंटल साइंस पर, तत्व विज्ञान पर ही काम करते हैं। अग्नि है, जल है, मिट्टी है, हवा है, आकाश है, इन सब का अपना एक वजूद है। और भारत में बड़े ही रोचक ढंग से इन हर चीज के लिए इनका एक देवता बना दिया गया, यानी कि यहाँ पर वो इस सबको सजीव मानते हैं। कथाओं की तरह से अगर हम देखें तो वो बस कथाएं हैं, लेकिन अगर हम उनको रहस्य की तरह देखें तो कहने का अर्थ इतना ही है कि सब सजीव हैं, अगर हम उसे महसूस कर सकें और उसके प्रभाव को अगर हम समझ सकें तो जीवन में बड़े रूपांतरण घट सकते हैं। अब जैसे पानी है, पानी सामान्य रूप से तो पानी ही है, लेकिन अगर हम पानी के प्रति संवेदनशील होते जाएं, उसके प्रति सेंसिटिव होते जाएं, तो हम बहुत कुछ ऐसे रहस्य जान सकते हैं जिनको सामान्य व्यक्ति के लिए जानना संभव नहीं है। इस पर भी बहुत वैज्ञानिक काम अब हो चुका है कि जो पानी है वो आसपास की ऊर्जा को और आसपास की तरंगों को
बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बल्कि वो रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे हम एक मैग्नेटिक टेप का उपयोग करते हैं या आजकल डिजिटल रिकॉर्डर में हम जैसे चिप का उपयोग करते हैं, ऐसे जो वाटर पार्टिकल्स हैं, पानी के कण हैं, वो बिल्कुल चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और पानी हमेशा हर जगह मौजूद है, नमी हर जगह है, हमारे शरीर में पानी है। अगर हम जुड़ पाएं उससे तो वो पानी के कण अपना रहस्य हम पर खोल सकते हैं। यहाँ से कौन व्यक्ति गुजरा है अभी, उसका पूरा का पूरा जीवन उस पानी के कण में रिकॉर्ड हो चुका है। इसीलिए तुमने देखा होगा मंदिरों में प्रसाद में जल दे दिया जाता रहा। अब तो वो केवल कर्मकांड रह गया कि जल उठाओ और दे दो, या पूजा में ऐसी चीज़ों में जल का कलश उपयोग में लाया जाता रहा। इसके पीछे सोच यही थी कि जो भी शुभ है, दिव्य है, पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसको आप ग्रहण करते हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर ले जाएंगे। और इसीलिए जब लड़ाई झगड़े होते थे तो लोग उसके घर में पानी नहीं पीते थे। आज भी अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा हो तो उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी सबसे पहले तुम्हारे मनोदशा को एब्जॉर्ब करता है। भारत में नदियों पर भी वही काम किया गया। गंगा को एक बड़ा ही रहस्यमय स्वरूप दिया गया। जो साधक और गुरु लोग थे वो जानते थे कि हम ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने गंगा के किनारे बैठकर साधना की, और उनके ज्ञान और उनके अनुभव की जो तरंगें थीं वो गंगा के पानी में रिकॉर्ड हो गई हमेशा के लिए। पानी बहता रहा, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिका क्या काम करती है, अपनी इंफॉर्मेशन को अगली कोशिका को पास ऑन कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। इसीलिए हमारे शरीर की कोशिकाएं रोज़ बदल रही हैं। 7 साल में पूरा शरीर नया हो जाता है, लेकिन हमारी टेंडेंसीज, हमारी बीमारियां सब वही की वही बनी रहती, क्योंकि हर कोशिका अपने पीछे आने वाली कोशिका को, सेल को सारी सूचना ट्रांसफ़र कर देती है। पानी के कण भी यही करते हैं। पानी तो प्रवाह में है, लेकिन हर कण अपने पीछे आने वाले कण को वो सूचनाएं हस्तांतरित कर देता है, हैंड ओवर कर देता है। इसीलिए वो सूचनाएं हमेशा ताज़ी बनी रहती। पानी का अपना एक उपयोग है, वो ज़्यादा व्यापक तौर से, लेकिन इसको किसी भी तत्व विज्ञान पर, किसी भी एलिमेंट पर इसका उपयोग किया जाता रहा है। जैसे नाथ योगियों ने, जो नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की परंपरा से आते थे, नाथ योगी, उन्होंने अग्नि तत्व पर काम किया। तो इसलिए नाथ योगियों के पास हमेशा एक धूनी जलती हुई तुम देखोगे। वो जहाँ भी जाएंगे एक धूनी जल रही होगी, आग जल रही होगी। और उनके लिए आग पूरे जगत से कम्युनिकेशन का एक टूल है। वो उनका एलिमेंटल मोबाइल है। वो वहाँ से लॉगिन करके उस आग में पूरे जगत से संबंधित हो सकते हैं। नाथ योगियों को बहुत चमत्कारिक माना जाता रहा। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे बारे में सब पहले से ही जानते हैं। तुम्हें आश्चर्य होगा कि इनको कैसे पता, लेकिन हमारे अंदर भी अग्नि तत्व है, और वो अग्नि तत्व के साथ, फायर एलिमेंट के साथ पूरी तरह हार्मोनाइज्ड हो चुके हैं। तो जैसे ही वो चाहें, वो उस एलिमेंट के माध्यम से, उस तत्व के माध्यम से सारी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी तत्व,
जल का, पानी का महत्व इसलिए ज़्यादा रहा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऊर्जा शरीर और आसपास की जो चेतनाएं हैं जिनकी तुमने बात की है, वो इन सारी बातों से और हमारे आपसी संबंध जो हम लगातार निर्मित कर रहे हैं पदार्थ के साथ या लोगों के साथ, उनसे प्रभावित होते हैं।